मित्रों, कथा बहुत ही रोचक है। देववाणी चैनल के साथ बने रहें। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। मैं अपनी बहन स्वर्ण प्रभा तथा उसकी सखियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, अतः मैं सिपाहियों सहित पास के जंगल में छुप गया। नकली स्वर्ण महल हमारे पास था। हम चाहते थे कि किसी बहाने स्वर्ण प्रभा अपनी सखियों सहित वहां से चली जाए, तभी हम आगे की कार्यवाही करें। उपाय सोचने में हमें 1 घंटे का समय लगा। मेरे मन में विचार आया कि महल के पास विस्फोट करूं तो वे लोग डर कर बाहर भाग जाएंगे। मैंने महल के सामने एक विस्फोटक बम फेंका, जिसके धमाके से स्वर्ण महल में भूकंप सा आ गया। आसपास की जमीन पके खरबूजे जैसी फटने लगी। पहरेदार भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। इसके 10 मिनट बाद मैंने महल में जाकर देखा तो राजकुमारी का कमरा खाली था। मैं समझा कि वे लोग डरकर भाग गई। चारों ओर की जमीन फटने के कारण स्वर्ण महल जमीन में धंसने लगा। तभी मैंने एक दूसरा जोरदार धमाका किया और नकली स्वर्ण महल गैस के गुब्बारे की भांति आकाश पर छोड़ दिया। वह तेजी से उड़ने लगा। पहरेदारों की आंखें चकाचौंध हो गईं। वे नकली महल की ओर चीखते चिल्लाते दौड़े। मुझे और मेरे सिपाहियों को मौका मिल गया। असली स्वर्ण महल की नींव फट चुकी थी। वह धराशाही होना चाहता था। मैंने पिचकारी से महल पर आग्नेय द्रव्य का छिड़काव कर दिया। कुछ ही देर में महल के फर्श से ऊपर तक का हिस्सा जलकर सोने चांदी के ढेर में बदल गया। हमारे सहयोगियों ने उन ढांचों को बोरों में भर लिया और पास खड़ी गाड़ियों पर लाद कर रातों रात राज्य की सीमा से बाहर निकल गए। महल के उड़ने का शोर मचाने वालों में मेरे ही आदमी थे। महल का सोना चांदी तो हमारे कब्जे में आ चुका था, परंतु विस्फोट होने के कारण वहां की जमीन नीचे धंसती चली गई थी। वहां गहरा गड्ढा बनता जा रहा था और नीचे से पानी फूटने लगा था। यह सारी घटनाएं बड़ी तेजी से घटित हुई थी। अपने सहयोगियों को आवश्यक निर्देश देकर मैं राजमहल में वापस आ गया था, ताकि पिताजी को मुझ पर किसी प्रकार का शक न हो। मेरे सहयोगी सोने चांदी के बोरे जलायान पर लाद कर समुद्र पथ से विदेश गए थे। वहां से उसके बदले में अन्न वस्त्र लाए थे, जो बाद को मेरे ही निर्देश और संकेत पर राज्य की अकाल ग्रस्त जनता में वितरित किया गया था। स्वर्ण महल को गायब करने का एकमात्र उद्देश्य जनता की सहायता करना था। महल को उड़ाने के अतिरिक्त मैं अन्य षड्यंत्रों के विषय में कुछ नहीं जानता था। अन्य घटनाओं के संबंध में मुझे अवश्य आश्चर्य है। विनीत का बयान समाप्त होने पर राजा ने उससे प्रश्न किया, तुमने नकली स्वर्ण महल सिर्फ एक बार उड़ाया था? जी नहीं, 2 बार, ताकि आप सबको यकीन हो जाए कि स्वर्ण महल आकाश में उड़ गया है। क्या नकली महल अब भी तुम्हारे पास है? तुम जब चाहो उसे उड़ा सकते हो। जी हाँ, यह चमत्कार मैं जब चाहूं तब कर सकता हूं। नकली स्वर्ण महल एक जंगल में खंडहर में रखा है। मैं उसे गैस के द्वारा उड़ा सकता हूं और रेशम की डोरी से नीचे खींच सकता हूं। रेशम की पतली डोर महल से बंधी हुई है। वह साधारण आंखों से देखी नहीं जा सकती। जब मैं कृष्णा दासी के यहां से लौट रहा था, क्या मेरे रथ को तुम्ही ने रोका था? जी हाँ, उस समय मैंने अदृश्य होने की कला का लाभ उठाया था। अदृश्य होकर मैंने आपके रथ के पहियों को लोहे के कांटों में फंसा दिया था। आकाशवाणी भी मैंने ही की थी। वैसा करने का उद्देश्य आपके अभिमान को मिटाकर आपको जनता की भलाई के लिए प्रेरित करना था। विनीत के बयान के बाद खुफिया अधिकारी सुनीत अदालत के कटघरे में लाया गया। सुनीत का बयान इस प्रकार था, आप हमें पहचानते नहीं महाराज। मैं आपके शत्रु राजा भीमदेव का पुत्र हूं। कृष्णा दासी मेरी मां है। आपको याद होगा, अब से 20 वर्ष पहले आपने मेरे बीमार पिता पर आक्रमण कर दिया था। दया की भीख मांगने पर भी उनकी
हत्या कर दी थी और उनका राजपाट हड़प लिया था। तब मैं 1 वर्ष का था। पिता की हत्या होने पर माँ किसी प्रकार जान बचाकर भागी। वह एक जंगल में छिप कर रही। वहीं मेरा बचपन बीता। मैंने आपकी क्रूरता और निर्दयता की कहानी अपनी माँ से सुनकर पिता का बदला लेने का संकल्प कर लिया था। जंगल में हम माँ बेटे एक वृद्ध जादूगर के संरक्षण में रहे। वह एक झोपड़ी में रहता था। मेलों उत्सवों में जादू के खेल दिखाने जाता था। मैं भी उससे कुछ मंत्र सीखे। वह हमसे बहुत खुश रहता था। इस प्रकार हम माँ बेटों ने 15 वर्ष जंगल में बिताए। जब वृद्ध जादूगर की मृत्यु हो गई तो हम जंगल छोड़कर राजनगर की ओर चल दिए। हमने तय किया कि हम आपके राज्य में अपना असली परिचय छिपाकर नौकरी करेंगे और मौका मिलने पर आपसे बदला चुकाकर अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लेंगे। राज्य में आते ही हम दोनों अलग हो गए और आपसे नौकरी पर रखने की प्रार्थना की। आपने मेरी माँ कृष्णा को दासी का काम दिया और मुझे सेना में सिपाही नियुक्त कर दिया। अपने परिश्रम ईमानदारी से मैंने शीघ्र ही तरक्की कर ली और उच्च अधिकारी का पद प्राप्त कर लिया। रोजी का उद्देश्य पूरा होने के बाद मैंने बदला लेने की बात सोची तो मेरी आत्मा ने धिक्कारा कि मुझे विश्वासघात नहीं करना चाहिए। मैंने वह विचार त्याग दिया। एक दिन मैंने बगीचे में टहलती हुई राजकुमारी स्वर्ण प्रभा को देखा और उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया। मैंने उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। आपके राज्य में कार्य करते हुए मैंने ऐसा अनुभव किया कि आप अभिमानी और स्वार्थी प्रकृति के हैं। मैंने आपके बेटे यानी विनीत तथा सलाहकार बुद्धिसेन को भी आपसे असंतुष्ट पाया। मेरे लिए एक अच्छा अवसर था कि मैं आपसे अपने पिता का बदला लेकर अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लूं। अपना इरादा पूरा करने के लिए मैंने आपके कुछ कर्मचारियों को अपनी ओर मिला लिया और हम आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। हमारे षड्यंत्र का पहला शिकार आपकी बेटी स्वर्ण प्रभा हुई। षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है? राजा ने बीच में ही प्रश्न किया। मैं, मेरी माँ कृष्णा, सैनिक अधिकारी देवव्रत, सेना के कुछ सिपाही तथा राजकुमारी की सहेली किरण। जैसा कि युवराज विनीत कह चुके हैं कि स्वर्ण महल उड़ाने का षड्यंत्र उन्होंने रचा था, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। स्वर्ण प्रभा की 14वीं वर्षगांठ के दिन आधी रात के लगभग मैं अपने सिपाहियों सहित स्वर्ण महल में गया। मेरी माँ कृष्णा और किरण राजकुमारी के साथ ही थी। मेरे ही निर्देश पर मेरी माँ ने स्वर्ण प्रभा और उसकी सखियों को नशीला पानी पिलाया था। किरण ने वह पानी नहीं पिया था। जब मैं स्वर्ण प्रभा का अपहरण करने के लिए स्वर्ण महल में पहुंचा तभी एक जोर का धमाका हुआ। स्वर्ण महल हिलने लगा। जमीन पकी ककड़ी की भांति फटने लगी। यह विचित्र और अप्रत्याशित घटना देखकर हम लोग चकित रह गए। इसके 5-7 मिनट बाद हमें अपने उद्देश्य का ध्यान आया। हम अपने चेहरों पर काला नकाब डालकर स्वर्ण महल में घुस गए। राजकुमारी और उसकी सखियों को अपहृत कर ले गए। हमारे बाहर निकलते ही एक दूसरा जोरदार धमाका हुआ था। हमने पहरेदारों और सिपाहियों को चिल्लाते हुए सुना, महल उड़ गया, महल उड़ गया। राजकुमारी और उसकी अन्य सखियां कहाँ हैं? राजकुमारी का कटा हुआ हाथ और बेला का कटा सिर। राजा ने पूछा। सुनीत अपना बयान जारी रखते हुए बोला, राजकुमारी और उसकी सखियों को ले जाकर मैंने जंगल में स्थित एक तिलिस्मी गुफा में कैद कर दिया। उसके बाद स्वर्ण महल के पास आकर देखा तो वह गायब था। उसके स्थान पर तालाब बन गया था। अधिक गहरा गड्ढा हो जाने के कारण ही वहां पानी का स्रोत फूट निकला था। राजकुमारी का अपहरण कर लेने मात्र से मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता था। जरूरत इस बात की थी कि मैं युवराज विनीत और आपको भी अपने कब्जे में ले लूं, और इसके लिए मैंने काफी घना और मजबूत जाल बिछाया था।
आप और आपके चंद शुभचिंतकों को भ्रम और गलत फहमी में रखने के लिए मैंने तिलिस्म और जादू का सहारा लिया था। अपहरण के बाद भोर में ही किरण को तालाब में डाल दिया गया था और उसे मंत्र से ऐसा बांध दिया था कि उस पर गर्म पानी का प्रभाव ना पड़े तथा वह डूबने ना पाए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अपने वृद्ध आश्रयदाता जादूगर से मैंने जादू के कई हथकंडे सीखे थे। घटना स्थल पर मैं आपके साथ था। मैंने जादू के जोर से तालाब का पानी गर्म कर दिया था ताकि मेरे अलावा दूसरा कोई उसमें ना जा सके। आप पर अपना विश्वास जमाने के लिए ही मैं पानी में कूद पड़ा था। मैं किरण को निकाल कर ला सकता था, परंतु मैं जानबूझकर डूब गया था। फिर सांस बांधकर तालाब के तल में बैठ गया था। आप लोगों के चले जाने के बाद बाहर निकलकर उस कंदरा में चला गया जहां राजकुमारी आदि को कैद करके रखा गया था। दैत्य के भेष में आकाशवाणी द्वारा आपको सचेत करने की कारगुजारी मेरी ही थी। तालाब के पानी को खून में बदलने और उसमें बेला दासी का सिर तैराने का कारनामा भी मेरा ही था। लेकिन ना तो तालाब में असली खून था और ना ही बेला का सिर असली था। असल में तालाब के पानी को खून बनाने के लिए मैंने रातों रात तालाब में लाल रंग के असंख्य बोरे डाल दिए थे, जिससे पानी का रंग लाल हो गया था। बेला का कटा सिर एक कुशल मूर्तिकार द्वारा बनवाया गया असली सिर की नकल है। वह ऐसे पदार्थों के मिश्रण से बनवाया गया है जो मनुष्य की चमड़ी और अस्थियों से मिलते जुलते हैं और वास्तविक होने का भ्रम पैदा करते हैं। इसी प्रकार राजकुमारी का कटा हुआ हाथ भी कृत्रिम है। यह कारगुजारी मैंने आप लोगों को जादू और तिलिस्म के धोखे में रखने के लिए ही की थी। राजकुमारी का हाथ मैंने ही फेंका था और उसकी हस्तलिपि में पत्र लिखाकर कबूतर द्वारा भिजवाने का काम भी मेरा ही था। मैं राजकुमारी से नकाब पहनकर मिलता था ताकि वह मुझे पहचान ना सके। राजकुमार के प्रति आपके मन में अविश्वास, घृणा और संदेह पैदा करने का उपक्रम भी मैंने ही किया था। असल में मेरी योजना यह थी कि मैं नित नए आतंक और चमत्कार दिखाकर आपको इतना हैरान परेशान कर दूं कि आप राज्य छोड़कर भाग जाएं अथवा मेरे शिकंजे में जकड़े जाएं। लेकिन बीच में ही मेरे षड्यंत्र का भंडा फूट गया। कृष्णादासी ने अपने बयान में कहा, यह सच है कि पिता का बदला चुकाने के लिए ही हमें महाराज के विरुद्ध षड्यंत्र करना पड़ा है। राजकुमारी और उसकी सखियों को बेहोश करने के लिए उन्हें नशीला पानी मैंने ही पिलाया था। मैं जानबूझकर गूंगी बन गई थी ताकि मुझे बोलने के लिए बाध्य न किया जाए। मैंने राजा साहब को धोखे में डालने के लिए जेब मरोड़ ली थी और बीमार बन गई थी। अपने बेटे की कैद में मैंने राजकुमारी को कोई तकलीफ नहीं होने दी। लाल नकाब पहनकर मैं उसे अपने हाथों से भोजन कराती थी। हम माँ बेटा राज्य में एक दूसरे से अलग अपरिचित की भांति रहते थे। सुनीत मुझसे साधु के वेश में मिलता था ताकि कोई उसे पहचान न सके। मैं षड्यंत्र में जरूर शामिल रही हूं, लेकिन मैंने अपने हाथों से कोई अपराध नहीं किया। सैनिक अधिकारी देवव्रत ने भी षड्यंत्र में शामिल होना स्वीकार किया। उसने अपने बयान में कहा, मैं इस आशा में सुनीत का सहयोगी बन गया था कि अपना उद्देश्य पूरा कर लेने पर वह मुझे अपने राज्य में कोई महत्वपूर्ण स्थान देगा। दैत्य के वेश में महाराज को जब तक तंग करने का कारनामा मेरा ही था। सुनीत के आदेश पर मैं बनावटी दैत्य का रूप धारण कर लेता था। सुनीत मंत्र के बल पर मुझे आकाश में उड़ने की क्षमता प्रदान कर देता था। जब मैं महाराज को लेकर उड़ जाने का प्रयास किया था, तब राजकुमार धनुष पर तीर चढ़ाकर सामने आ गया था। मैं जान बचाने के लिए जंगल की ओर भाग गया और मुंह खोले अजगर के मुंह में समाने लगा था। तब कला ने राजकुमार को अजगर की पकड़ से बचाने के लिए तीर चलाए थे। तभी मुझे निकलकर भागने का मौका मिल गया था। मेरे पास एक पालतू और प्रशिक्षित कबूतर है
जिसे विभिन्न रंगों में रंग कर मैं षड्यंत्र के उपयोग में लाता था। कला पर धमकी भरा पत्र मैंने उसे कबूतर द्वारा गिरवाया था। उसी कबूतर को सफेद रंग में रंग कर सुनीत ने महाराज के कमरे में राजकुमारी का पत्र गिरवाया था। मैं और कबूतर दोनों राजबंदी हैं। मेरे अपराध के पीछे पद और धन का लालच है। राजकुमारी की सहेली किरण का बयान बहुत ही संक्षिप्त था। वह बोली, मैं देवव्रत से प्रेम करती हूँ। उसे खुश रखने के लिए ही मुझे षड्यंत्र में शामिल होना पड़ा। षड्यंत्र पर पर्दा डालने के लिए मैंने महाराज के सामने गोलमाल बयान दिया था। कला को धमकी भरा पत्र मैंने अपनी हस्तलिपि में लिखा था। बुद्धिसेन ने अंतिम अपराधी के रूप में बयान देते हुए कहा, मैं राजकुमार विनीत की सज्जनता और सहृदयता से प्रभावित रहा हूं और उसके साथ अपनी बेटी कला का विवाह करने की कामना करता रहा हूं। अतः मैं विनीत का साथ देने को विवश हो गया था, क्योंकि विनीत के सुख सफलता में मेरा और मेरी बेटी का हित निहित था। कला ने अपने बयान में कहा, यह सच है कि मैं राजकुमार विनीत से प्रेम करती हूं और उन्हीं के कारण मैंने षड्यंत्र का भंडाफोड़ करने में दिलचस्पी ली। लेकिन यह सच नहीं है कि राजकुमार की पत्नी बनने के लोभ में मैंने षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है। सच तो यह है कि व्यक्तिगत स्वार्थ और प्रेम से देश कहीं ऊंचा है। हमें देश में शांति व्यवस्था स्थापित करने तथा अराजक तत्वों को विनष्ट करने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। इसी भावना से प्रेरित होकर मैंने षड्यंत्र का भंडाफोड़ करने का बीड़ा उठाया था। ईश्वर को धन्यवाद है कि उसने मुझे सफलता प्रदान की। मैंने यह जानते हुए भी अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ा कि विनीत और मेरे पिता भी इस मामले में दोषी हैं। जहां देश और समाज के हित का प्रश्न सामने हो, वहां पिता पति पुत्र के मोह में कर्तव्य से मुख मोड़ना देश के साथ विश्वासघात करना है। धन्य हो बेटी, तुम महान हो, राजा रामदेव गदगद स्वर में बोले। उन्होंने कला को हृदय से लगा लिया। दर्शक दीर्घा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। अदालत समाप्त हो गई। राजकुमारी स्वर्ण प्रभा, उसकी 3 सखियां बेला, दासी एवं षड्यंत्र से संबंधित अन्य सभी उपकरण उसी दिन बरामद कर लिए गए। आज षड्यंत्रकारियों के भाग्य का फैसला होना था। राज दरबार दर्शकों से ठसाठस भरा था। अपराधी शीर्ष झुकाए खड़े थे। राजा रामदेव गंभीर स्वर में कहने लगे, समस्त घटना चक्र एवं षड्यंत्रों पर विचार करने तथा अपराधियों का बयान सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस सारे कांड की जड़ मैं स्वयं हूं। मेरे अभिमान, लापरवाही और उदासीनता ने ही मुझे ये दिन दिखाए हैं। इसलिए मैं भी एक अपराधी हूं, दंड का भागी हूं। मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। दर्शक स्तब्ध होकर राजा के मुख की ओर देखने लगे। राजा ने अपना भाषण जारी रखा। विनीत का कहना सच है कि उसके और प्रजा के प्रति मेरी निष्ठुरता ने ही उसे षड्यंत्र के लिए विवश किया। प्रजा का पालन करना मेरा प्रथम धर्म था। अकाल के समय मुझे स्वर्ण महल नहीं बनवाना चाहिए था। प्रजा को संकट के दिनों में अन्न वस्त्र बांटकर विनीत ने एक सराहनीय कार्य किया है। मैं उसके विद्रोह को स्वाभाविक मानता हूं और उसे दंड मुक्त करता हूं। ताड़ियां गड़गड़ा उठी। खुफिया अधिकारी सुनीत और उसकी मां कृष्णा को भी मैं ससम्मान बरी करता हूं। मेरे विरुद्ध उनका षड्यंत्र रचना स्वाभाविक था, क्योंकि वास्तव में मैंने बीमार राजा भीमदेव के साथ अत्याचार किया था। परंतु देवव्रत, किरण और बुद्धिसेन को मैं किसी भी कीमत पर क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि इन तीनों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राज्य के प्रति विश्वासघात किया है, अपने धर्म और कर्तव्य की हत्या की है। मैं इन्हें मृत्यु दंड देने की घोषणा करता हूं। राजा की न्यायप्रियता पर राज दरबार प्रसन्न और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राजा ने सबको शांत करते हुए कला को सामने लाकर कहा, हम सबको इस बालिका से कर्तव्य, सदाचार और देश प्रेम की शिक्षा लेनी चाहिए।
इसी के प्रयास से हमें षड्यंत्र मुक्ति मिली है। हमने राज्य में शांति व्यवस्था और निश्चिंतता का वातावरण पाया है। आज के 7वें दिन कला के साथ युवराज विनीत का विवाह संपन्न होगा। साथ ही सुनीत और स्वर्णप्रभा भी पति पत्नी बनेंगे। मेरे राज्य का संचालन कला के सुयोग्य हाथों से होगा। आप क्या करेंगे महाराज? कोई भीड़ में से चिल्लाया। मैं सिंहासन त्याग कर राज्य के गांव गांव में घूमूंगा, जनता का दुख दर्द दूर करूंगा। धन्य हो महाराज, धन्य हो। राजा रामदेव की जय। गगन भेदी नारों से धरती आकाश गूंज उठा। कला और युवराज विनीत ने आगे बढ़कर राजा रामदेव के चरण स्पर्श कर लिए। स्वर्ण प्रभा और सुनीत की खुशी का पारावार न रहा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।